हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नीतीश यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस करना हमारे लिए ठीक होगा, कितना खर्चा लगता है, कैसे शुरुआत होती है, उसका काम क्या होता है, अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा या कुछ भी बिज़नेस स्टार्ट करने जाऊँगा तो उसमें मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो मैं स्टार्टिंग करूँगा पहले बिज़नेस के जो टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के बिजनेसेस होते हैं। देन उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो बिजनेसेस के टाइप्स हैं, जो भी मैं बिज़नेस आपको बताने वाला हूँ ना, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो उन जो बिजनेसेस हैं उनके काम क्या होते हैं, ठीक है, और बेसिकली वो लोग करते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के एंड तक ना आपके जो भी डाउट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बताए सारे क्लियर हो जाएंगे। पूरी तरीके से ना हो बट 90% डाउट्स आपके ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। बिजनेस करना एक कला है और इस कला को सीखने के लिए समय लगता है। यह कला सिर्फ किताबों को पढ़कर नहीं सीखी जा सकती, इसके लिए आपको मार्केट में रिसर्च करनी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को बिजनेस अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, उसी के आधार पर आप पता लगाएं कि आपके अंदर कौन सी सामर्थ्य है और आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। बिजनेस बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सेकंड सर्विसेज बिजनेस, थर्ड है रिटेल बिजनेस, फोर्थ है फ्रेंचाइजी बिजनेस, फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और सिक्स्थ है मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। सभी प्रकार के बिजनेस के अपने अपने फायदे तथा नुकसान हैं। अब मैं जितने भी मैंने आपको बिजनेस के पॉइंट्स बताए, 6 पॉइंट्स, इन 6 पॉइंट्स में जितने भी बिजनेसेस आते हैं सबके काम और वो लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर, मतलब मुख्य रूप से उनका काम क्या होता है वो बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जो बल्क में सामान बनाता है, किसी भी कच्चे सामान को एक ऐसे वस्तु का रूप देता है जो मार्केट में सेल हो सके। चाहे आप घर में शर्ट पहन रहे हो, कुछ भी ऐसा सामान, प्लास्टिक का भी यूज़ कर रहे हो, कोई भी, मतलब कोई भी सामान, मैं एक एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, ये शर्ट एंड प्लास्टिक, कोई भी ऐसा सामान जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो एक मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, जब वहाँ पे बनाते हैं उसके बाद इन लोगों का काम होता है कोई भी सामान बल्क में बनाना, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये लोग सामान बनाते हैं। ये लोग 1-2 पीस नहीं बनाते, ये लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बनाते हैं और ऑर्डर्स बेसिस पे बनाते हैं। और कुछ जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं, सामान को बनाया और मार्केट में सेल करना होता है बल्क में, ठीक है। तो इनका काम होता है कोई भी प्रोडक्ट, उसको कच्चा माल, ये लोग सबसे पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरर कहीं से भी कच्चा माल उठाते हैं क्योंकि इन्हें सामान बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए होगा। कच्चा माल उठाते हैं, उसको वस्तु का रूप देके मार्केट के अंदर बेचते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या करा, आपने देखा होगा जितने भी अपने एरिया में गार्बेज कलेक्टर होते हैं, ठीक है, जो भी घर से आपके कूड़ा उठाते हैं, प्लास्टिक ये सब, ये लोग क्या करते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गए, एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, प्लास्टिक को पिघला के फिर वो लोग एक नए लाइक जो भी नए प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिज़ाइन करते हैं उसी प्लास्टिक के थ्रू। स्टील, अगर हम लोग लोहे की बात करें, लोहे को भी नए आकार देके वो लोग नई चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। हमारे घर में जितने भी यूटेंसिल्स, मतलब जितने भी बर्तन यूज़ हो रहे हैं वो भी ऑलरेडी वहीं से बनाए गए, ठीक है। स्टील्स को पिघला के वो सारी चीज़ें वहाँ से बनती है, या भी इन्होंने क्या करा, यहाँ से बना दिया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये बिजनेस चलता कैसे है, देखो इसमें क्या होता है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो मार्केट में पहले से उपलब्ध ना हो, और ये जो प्रोडक्ट होता है ना लोगों को किसी ना किसी प्रकार से मदद कर सके उनकी लाइफ में। अगर अब बहुत लोग कहेंगे भाई ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट कैसे लाएं, अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, उस प्रोडक्ट में देखो कि कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी, कोई परफेक्ट नहीं है, आपको पता है कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी। तो आप जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो उसमें ये देखो कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में आपसे सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसमें क्या कमियाँ हैं, उसमें आप क्या नई चीज़ ऐड कर सकते हो, वो करके प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ही
मतलब हाई लेवल पे जाके ये लोग चीज़ों को बनाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, कुछ भी कच्चे माल को ये लोग ऐसा रूप देते हैं जो हम मार्केट के अंदर आज अवेलेबल हैं चीज़ें। जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं पहले मैन्युफैक्चरर ने बनाई हुई है। दूसरे नंबर पे है सर्विसेज बिजनेस। सर्विसेज बिजनेस जो होते हैं इनका काम होता है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके उनसे पैसा लेना। एग्जांपल्स के लिए बता देता हूँ, बार्बर, जितने भी हमारे सैलून्स हैं, रेस्टोरेंट हो गए, ठीक है, और जितने भी ये अपने मोबाइल नेटवर्क कंपनी है जैसे एयरटेल, जियो, जितनी भी कंपनी है, आइडिया, ये सारी जो है सर्विसेज कंपनी। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सर्विसेज बिजनेस के अंदर वो लोग आते हैं जो लोगों को, जो हमारे एरिया जो भी लोग हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और उनके बदले उनसे पैसे लेते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ गया रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस के अंदर ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं और ग्राहक को उसकी डिमांड के हिसाब से सामान बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरर, मैंने जैसा आपको बताया, मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बनाते हैं। वो लोग एक दो प्रोडक्ट नहीं बनाते, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। अब क्या करते हैं, रिटेल जो होता है, रिटेल में आपको बता देता हूँ, जितने भी हमारे एरिया में दुकान वाले हैं, जितने भी एरिया में हमारे जितने भी शॉप्स हैं, सारे रिटेल के अंदर आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, होलसेलर से सामान खरीदा बल्क के अंदर, फिर कस्टमर्स को उसकी डिमांड के हिसाब से बेच देते हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरर है जो कि शर्ट बनाता है और शर्ट उसने एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई। अब रिटेल वाला वहाँ पे जाएगा, रिटेल वाला उनसे बल्क में सामान खरीदेगा तो उसे होलसेल रेट में सामान मिलता है, वहाँ से सामान लाएगा, उसको बेचेगा। यहाँ पे दो केस होते हैं। रिटेलर ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेते हैं। ये लोग देखो, हर दुकान वाला मैन्युफैक्चरर के पास नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, हर बिजनेसमैन जो होता है मैन्युफैक्चरर के पास डायरेक्टली नहीं पहुँच पाता। तो कई लोग होते हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से पास पहुँच जाते हैं, कई लोग होते हैं जो बीच के लोगों से सामान लेते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट में भी आने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसमें उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँगा आपको, ठीक है। और रिटेलर्स जो है, ये मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं बल्क में सामान बनाते हैं, रिटेलर्स उनसे सामान खरीदते हैं और फिर ये कस्टमर्स को डायरेक्टली पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है, क्यों हम लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान नहीं खरीद सकते? जो कस्टमर्स होते हैं मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली क्यों नहीं सामान खरीद लेते? उसका आंसर ये है कि अगर कस्टमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर तक पहुँचेगा तो उसको जो सामान है वो बल्क में ख़रीदना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर किसी भी इंसान को एक या दो सामान नहीं दे सकता क्योंकि उसका नुकसान हो जाएगा। देखो, उसने सामान बनाया है, जैसे आपके पास कोई सामान है 1000 क्वांटिटी में आपने बनाया है, सामने से बंदे आ रहे हैं, भैया एक प्रोडक्ट दे दो, दो प्रोडक्ट दे दो, उसकी कमाई नहीं होगी उसमें। और एक रिटेलर जाता है, रिटेलर डायरेक्टली उससे एक बार में 100 पीस खरीदता है तो उसका 100 पीस निकल गया। मैन्युफैक्चरर का भी लॉस होता है क्योंकि उनका सामान काफ़ी टाइम तक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उनका मेन होता है कि हमने अब सामान बना दिया, अब कैसे भी करके हमें स्टॉक खाली करना है। तो एक दो से उनका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो देते ही नहीं है, उनको कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर कभी भी, अगर वो मैन्युफैक्चरर देखो कोई भी सामान को 10 रुपये में अगर उसको बनाने की कॉस्ट लगी है, उसको 12 रुपये में बेच देगा, ठीक है। वो रिटेलर को 12 रुपये में बेच देगा। जैसे मैन्युफैक्चरर ने कोई भी सामान बनाया, उसको बनाने की कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ लग रही है तो 12 रुपीज़ तक उसे सेल करेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि हम रिटेलर्स को बेचेंगे, रिटेलर्स कस्टमर्स को बेचेंगे। अगर वो आगे से ही महंगा सामान बेच रहे होंगे तो कस्टमर्स, जाहिर सी बात है, देखो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने रिटेलर को सामान दिया 15 रुपीज़ का, वो कस्टमर्स को जाहिर सी बात है मैंने उसको 15 में दिया, कस्टमर्स को 20 से 25 के बीच में ही देगा, क्योंकि 5-6 रुपये वो भी कमाते हैं, 5 to 6 रुपीज़ का मार्जिन लेके चलेगा वो। तो इस तरीके से चलता है, रिटेलर्स ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा और ये लोग कस्टमर्स को बेचते हैं। मैन्युफैक्चरर जो है वो कस्टमर के हिसाब से सामान नहीं बनाता, वो बनाता है डिमांड के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से सप्लाई करता है। जितने भी बिजनेसमैन्स होते हैं, जितने भी दुकान वाले होते हैं, ये लोग डिमांड बता देते हैं, भैया हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, देन उसके बाद से बनाते हैं। जितने भी आप देखोगे स्कॉट कंपनियां होती हैं जो बहुत ही हाई लेवल पे कपड़े बनाती हैं, फैक्ट्रीज, जब आपने सुना होगा, मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्रीज आ गई, फैक्ट्रीज वाले यही करते हैं। फैक्ट्री वाले कोई सिंगल पीस नहीं बनाते, इन लोगों का काम ही सीधा बल्क में होता है। फिर इनसे जो होते हैं बहुत सारे जो अपने रिटेलर्स होते हैं वो सामान लेके जाते हैं, फिर वो अपनी अपनी दुकान पे बेचते हैं। 4th नंबर पे आता है फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर वो आते हैं, जैसे सपोज दैट कोई मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है, फिर उससे पास कोई व्यक्ति गया, उसने बोला भैया मुझे आपके ब्रांड का सामान बेचना है, तो वो लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कुछ फीस पे करनी होती है ब्रांड को,
और उसके बाद उसको बस जो व्यक्ति है उसको एक दुकान लेनी होती है, बाकी सामान जो है सारा ब्रांड देती है। मार्केटिंग तो ब्रांड ऑलरेडी कर रही है, सामान मार्केटिंग जो ब्रांड है वो सामान उसको सारा उसकी दुकान पे देगी और बस उसको बेचने का काम है। उसके बाद उसको हर प्रोडक्ट पे कुछ कमीशन मिलता है। आसान शब्दों में समझाऊँ तो जैसे पतंजलि का क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा पतंजलि की दुकान खोल के बैठा है वो पतंजलि का बहुत बड़ा फ़ैन है, ठीक है, वो डायरेक्टली रामदेव बाबा के साथ टच में या जो भी पतंजलि के सीनियर्स है, नहीं। पतंजलि ने स्कीम, जैसे पतंजलि का स्कीम है भैया फ्रेंचाइजी बिजनेस, पतंजलि से लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पतंजलि को एक फ़ीस पे करी। अब क्या करा लोगों ने, पतंजलि के साथ जब उनको फ्रेंचाइजी मिल गई तो उस इंसान ने क्या करा, बस एक दुकान किराए पे ली। पतंजलि वाले आते हैं, पतंजलि वालों ने उसकी दुकान में पूरा सामान भर दिया पतंजलि का, उससे कोई चार्ज नहीं लेते। पतंजलि ने सामान भरा। अब पतंजलि का ये होता है कि भैया तुम दुकान पे बैठो, हमारा ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में है, लोग आएंगे तुमसे सामान खरीदेंगे और जो भी तुम सामान बेचोगे हमें इतना इतना देते रहना। तो पर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ उनका फिक्स होता है, ठीक है। तो बस उसको क्या है, दुकान पे बैठा है, बस एक दुकान किराए पे नहीं है, सामान तो भैया सामने से आ ही रहा है, सामान खत्म होगा, फ़ोन मारा सीधा स्टॉक भर जाता है। बस ये होता है फ्रेंचाइजी में। कोई भी ब्रांड देखो आप, अब लोग कई क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं फ्रेंचाइजी हम कैसे लेंगे। बहुत आसान है, जो भी ब्रांड आपको मार्केट में अच्छा लग रहा है, जो भी ब्रांड अच्छे लेवल पे है, आपको लगता है कि यार ये ब्रांड जो है मार्केट के अंदर लोग इसको पसंद करते हैं, तो उसका देखो अगर वो फ्रेंचाइजी स्कीम है उनकी, अगर वो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो उनसे आप बात कर सकते हो। बस उनको आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी, आप उनको एक फ़ीस पे करो, उसके बाद वो आपके साथ डील कर लेंगे। बट फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर एक ये होता है कि अगर आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो आप, जैसे पतंजलि वालों ने जो व्यक्ति है उसने पतंजली वालों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी दुकान पे पतंजलि के अलावा कोई और आयुर्वेद का सामान नहीं बेच सकता है, ठीक है। तो वो लोग कोई एक्शन ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप नाम जो है पतंजलि का लेके चल रहे हो, फ्रेंचाइजी उनकी है, अब उस पर अपना कोई और प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। आपको पतंजलि का अपने फ्रेंचाइजी लिया तो पतंजलि का ही सामान बेचना पड़ेगा। ये मैं पतंजलि का नाम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, बस आपको इसको समझना है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस, देखो डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस का जो काम होता है वो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सामान लेकर रिटेलर बिजनेस दुकानदार तक पहुँचाना होता है। मैन्युफैक्चरर, हर रिटेल वाला जो पर्सन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, हर रिटेलर जो है, हर दुकान वाला जो है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंच सकता। तो इनके बीच में, और किसी दुकान वाले के पास में, बहुत दुकान वाले ऐसे मैंने देखे हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि अकेले वो अगर अपनी दुकान संभाले, दुकान बंद करेंगे, दुकान में नुकसान होगा। तो वो लोग चाहते हैं कि भैया हम मैन्युफैक्चरर से सामान ये 10 रुपये में खरीदने वाले हैं, कोई हमें 11 रुपये में ला के दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खुश हैं, हम लोग उसे फिर भी 15 रुपये में बेच के 4 रुपये का फ़ायदा कमा लेंगे। मतलब कि अगर मैन्युफैक्चरर सामने से 10 रुपये का सामान दे रहा है, कोई 10 रुपीज़ का सामान वो सेल कर रहा है, रिटेलर जाता है तो उसको 10 रुपीज़ का पड़ेगा। वही बीच में क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं रिटेलर्स को और मैन्युफैक्चरर को, भैया आप लोग टेंशन ना लो, हम लोग बैठे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो मार्केट के अंदर जाते हैं, हर दुकान वाले से उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पता करी। जैसे सपोज एट मेरा काम है, जैसे मैं एग्जाम्पल शर्ट का ही ले रहा हूँ, शुरू से शर्ट का मेरा काम है, ठीक है, मैं टी शर्ट, शर्ट, लोवर ये सब बेचता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैन्युफैक्चरर के पास जाऊँगा, काफ़ी टाइम लगेगा। देखो आसान नहीं होता है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो या आप रिटेलर हो या आप कोई शॉप है, आप किसी भी कहीं भी मार्केट में जाओगे ना सामान लेने, तो आपका पूरा दिन बर्बाद होगा, वही आप उससे ज़्यादा दुकान पे कमा लोगे अपने बैठ के। तो ये होता है कि रिटेलर का काम क्या होता है, आपने बोल दिया भैया मुझे एक्सेल साइज़ की 10 शर्ट चाहिए, एल साइज़ की इतनी चाहिए, मीडियम साइज़ की इतनी चाहिए, आपने उसको अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, जो भी आपको चाहिए, जो बेसिकली आपको सामान चाहिए। अब वो जाएगा, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ अमाउंट अगर वो आपसे लेता है, आपने दिया, वो गया मैन्युफैक्चरर के पास, सामान उसने उठाया मैन्युफैक्चरर से, आपको सामान पहुंचाएगा। मैन्युफैक्चरर से 10 रुपीज़ का उसने बाई किया, आपको उसने 12 रुपीज़ में दिया, बीच में जो 1 रुपये का 2 रुपये का मार्जिन बचा वो अपना कमाता है। मतलब कि वहाँ से 1 रुपये में लेना, यहाँ पे 2 रुपये में बेचना, ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करा, एक सप्लाई चेन बना दी मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में, ये बिचौलिए का काम करते हैं, मतलब ये दोनों के बीच में जो है सामान इधर से उधर पहुँचाने का काम करते हैं। इधर से इनकी रिक्वायरमेंट पता करी, उधर ऑर्डर दिया, उधर से सामान हुआ इधर कर दिया, ये इनका काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, ठीक है। ये बड़े लेवल पे भी होता है, जैसे कई लोगों के मुँह से, जैसे हमारे फील्ड में बेसिकली हम लोग चाइना से सामान मंगाते हैं, ठीक है, तो चाइना से डायरेक्टली आप लोग देखो, बहुत लोग डायरेक्टली सामान मंगा लेते हैं, बहुत लोग क्या है डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ती है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मायने रखता है कि आप रिस्क कितना ले रहे हो या आपके लाइक जान पहचान कितनी है। अगर आप देखो, अगर आपके साथ 2-3 लोग हैंडल कर रहे हैं बिजनेस को, तो आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर इन सब के साथ हैंडल कर सकते हो, क्योंकि एक बंदा बिजनेस संभाल रहा है, एक बंदा सामान लेके आ गया। अगर आप अकेले हो तो उस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केट के अंदर। रिटेलर्स का अलग हो गया, मैन्युफैक्चरर का अलग हो गया, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स की काफ़ी अभी मार्केट के अंदर बहुत चल रहे हैं लोग। आपने देखा होगा, एक और एग्जांपल देता हूँ, आपके एरिया में कोई दूध की दुकान होगी, आप जो सुनते होगे ना कि भैया सुबह एक ट्रक आता है फटाफट, वो सबकी दुकान पे दूध उतारता हुआ चला जाता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वही डिस्ट्रीब्यूटर हुआ। वो क्या करता है, जहाँ पे दूध बनते हैं, जो मिल्क फैक्ट्रीज है, वहाँ से सामान उठाता है और सबकी दुकान पे उतारता हुआ चला जाता है, ठीक है। 6 नंबर पे आता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम MLM कहते हैं। ये नेटो मार्केटिंग होते हैं। इस बिजनेस में आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जुड़ना होता है और अपने नीचे दूसरे सदस्यों को भी जोड़ना होता है, ठीक है। मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जुड़ो, अपने अंदर और बंदों को जोड़ते रहो, तो इस तरीके से एक पूरी चैन बनती रहती है। बस आपको उनका प्रोडक्ट सेल करना होता है कंपनी का, तो आपको उस पर कुछ कमीशंस मिलता रहता है, और आपकी जो टीम मेंबर सेल करते हैं उस पर भी आपको कमीशन मिलता है। तो इस तरीके से चलता है। नेटो मार्केटिंग के बारे में आई थिंक आप लोगों को सबको पता होगा, नहीं पता तो आप इसके ऊपर डेप्थ में यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, वो देख सकते हो। सो आई होप जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो अभी जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए बिजनेस के टाइप्स, मैं इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, हर पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग। अभी बस मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। तो मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।